अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरोबायोलॉजी। एरोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? पोलन एलर्जी एंड डस्ट एलर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि पोलन एलर्जी क्या होता है और डस्ट एलर्जी क्या होता है और एरोबायोलॉजी जो है बेसिकली ये है क्या। इंट्रोडक्शन में हम लोग देख लेते हैं एरोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर इंक्लूडिंग पोलन, डस्ट, स्पोर्स एंड अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अब एरोबायोलॉजी क्या होता है? एरोबायोलॉजी के हम लोग बायोलॉजिकल पार्टिकल्स, पोलन्स, डस्ट, स्पोर्स और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं, हम इनको स्टडी करते हैं। अब देखिए, इसमें आपने 3-4 चीज़ें याद कर लेनी है। पहली चीज़ ये है कि आपके पास पोलन्स आ जाते हैं, दूसरा आपके पास डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, तीसरा आपके पास स्पोर्स आ जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है ये एयर में प्रेजेंट होते हैं। जब हम इनको स्टडी करते हैं तो इनकी स्टडी को हम नाम देंगे एरोबायोलॉजी का। दीज पार्टिकल्स ट्रिगर एलर्जीज एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन विच इंक्लूड। अब ह्यूमन बींग्स में इन पार्टिकल्स की वजह से, इन पोलन्स वगैरह की वजह से जो एलर्जीज़ होती हैं, अब हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उनमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है पोलन एलर्जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डस्ट एलर्जी। तो अब हम देखते हैं कि पोलन एलर्जी क्या होती है। पोलन एलर्जी आल्सो नोन एज हे फीवर और एलर्जी राइनाइट्स। इट इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ एलर्जी कास्ड बाय एक्सपोजर टू पोलन फ्रॉम प्लांट्स सच एज ट्रीज, ग्रासेस एंड वीड्स। अब पोलन एलर्जी कब होती है? जब हमारा एक्सपोजर होता है किस चीज़ से? ट्रीज से, क्रॉसेस से और वीड्स वगैरह से, क्योंकि ये जो है ये हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स हैं, प्लांट्स टाइप हैं, और ये पोलन जो है कैरी करते हैं, और इनकी वजह से इंसेक्ट्स के थ्रू, एयर के थ्रू हमारा एक्सपोजर होता है पोलन से। Pollen allergies affect millions of people worldwide. Pollen can be spread by insect or dispersed in the wind. अब पोलन्स किस तरह से स्प्रेड हो सकते हैं? इंसेक्ट्स के थ्रू या फिर विंड के थ्रू। क्योंकि ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो ये इजीली विंड के थ्रू भी और इंसेक्ट्स के थ्रू भी, उनके विंग्स के थ्रू, उनके लेग्स के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो सकते हैं। ये प्लांट से एयर के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है काजेज ऑफ पोलन एलर्जी। अब पोलन एलर्जी के काजेज क्या हैं, किस वजह से ये होती हैं? पोलन एलर्जी इज काज्ड बाय एन ओवर रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम टू द पोलन पार्टिकल। अब पोलन एलर्जी कब होती है? जब पोलन को इनहेल किया जाता है और वो हमारे इम्यून सिस्टम के साथ रिएक्ट करते हैं। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो डिजीज़ के खिलाफ हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, मीन्स के लड़ता है बीमारियों के खिलाफ। व्हेन द बॉडी कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद पोलन द इम्यून सिस्टम perceives it as a threat and release histamines causing inflammation and allergy symptoms। अब जब पोलन्स वगैरह बॉडी के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो है, ख़ास तौर पे जो सेंसिटिव पीपल होते हैं पोलन से, उनकी बॉडी से थ्रेट के तौर पे लेती है और वो इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। जैसे कि हमें फीवर वगैरह होता है तो बैक्टीरिया, फीवर काजिंग एजेंट जो हैं वो अटैक करते हैं बॉडी पे, तो हमारी बॉडी जो उनको रेजिस्ट करती है, तो इस दौरान बॉडी का और जो पार्टिकल पैथोजिन होते हैं उनका रिएक्शन होता है, उससे जो है बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है। सिम्टम्स ऑफ पोलन एलर्जी। अब हमें कैसा पता चलेगा कि हमें पोलन एलर्जी, कि हम पेशेंट हैं, हम इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, या जो पर्सन हमारे सामने मौजूद है उसे पोलन एलर्जी है? तो ये हमें कैसे पता चलेगा, क्या सिम्टम होंगी इसकी? तो ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। द सिम्टम्स ऑफ पोलन एलर्जी कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द रिएक्शन एंड द इंडिविजुअल्स सेंसिटिविटी टू पोलन। कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड। अब जो पोलन एलर्जी है इसकी सेंसिटिविटी डिपेंड करता है कि पोलन कितने पोलन्स के साथ एक्सपोजर है, आया कि पोलन का कंटेंट जो है वो एयर में बहुत ज़्यादा है या फिर लो है। और इंडिविजुअल की सेंसिटिविटी, आया कि इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम एक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है, या फिर वीक इम्यून सिस्टम है। ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि पोलन एलर्जी के सिम्टम्स जो हैं वो किस तरह से अपीयर होंगी। स्नीजिंग आ जाएगा इसमें, और रनिंग नोज़, आची थ्रोट और ईयर्स, उसके बाद फटीग आ जाएगी हमारे पास, और अस्थमा आ जाएगा। अब हमारा इसमें क्या होता है, रनी नोज़ में आ जाता है हमारा कि जो हमारा है नोज़ से वाटर टाइप जो है फ्लूइड फ्लो करता रहता है। इसके अलावा
इची थ्रोट, हमारे गले में जो है हमें वो एक दबाव सा, खिंचाव सा महसूस होता है, तनाव महसूस होता है। ईयर्स में ऐसा हमें फ़ील होता है। फटीक हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, मसल्स में पेन होता है, अस्थमा होता है, दमा हो जाता है, जिसमें हमारे सांस का प्रॉब्लम आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एलर्जी की सिम्टम्स हैं। अगर ये इंडिविजुअल के अंदर पाई जाती हैं और एक टाइम में नहीं, बल्कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दिन में, बल्कि मुसलसल थोड़ा टाइम ये अपीयर होती रहती हैं, तो ये चांसेस हो सकते हैं कि वो जो पेशेंट है या वो पर्सन है वो पोलन एलर्जी का पेशेंट हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हे फीवर सिम्टम्स। हे फीवर इज़ सीजनल एलर्जी रनाइट्स एंड इज़ कास्ड बाय ग्रास पोलन। अब हे फीवर कब होता है? हे फीवर जो है वो सीजनल है, मींस कि पोलन ग्रेन्स वैसे तो इनका कंटेंट जो है वो हर वक्त एयर में प्रेजेंट होते हैं ये, लेकिन इसके अलावा जैसे कि अब हम उसमें बाहर की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा फूल जो है खिलते हैं। इस तरह से जो हे फीवर है ये सीजनल है, मींस कि एक इसका सीज़न होता है। ऐसा नहीं कि पूरा ओवरऑल द ईयर ये है, इसकी सिम्टम्स जो हैं सेम रहती हैं, या फिर इसका जो कंटेंट है या फिर इसके पेशेंट है वो सेम, मतलब सेम जो नंबर है पेशेंट का रहता है, ऐसा नहीं होता। ये सीजनल है, ये एक टाइम में होता है जब पोलन्स का एयर में कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। सिम्टम ऑफ हे फीवर इंक्लूड रनी, इची नोज़, इसमें वही सेम चीज़ें आ गई कि नोज़ में इचिंग फील होगी, हमें खिंचाव होगा, तनाव होगा, रनी नोज़ होगी, स्नीजिंग होगी, वाटरी एंड रेड आइज होंगी, आइची ईयर एंड थ्रोट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रीटमेंट। There are several treatments for pollen allergy including antihistamine, allergy shots, immunotherapy और nasal decongestants। ये हमारे पास आ जाते हैं एलर्जी के जो ट्रीटमेंट हैं। इसमें हमें एंटीहिस्टामाइन दी जाती हैं मेडिसिन, एलर्जी शॉट्स दिए जाते हैं, इम्यूनोथेरापी की जाती है, नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स हमने भी पढ़ा है कि नेज़ल में आइची नोज़ हो जाता है, तो डीकंजेस्टेंट्स जो होते हैं ये उसको नॉर्मल लाते हैं, नोज़ को नॉर्मल उसकी नॉर्मल कंडीशन पे। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास प्रिवेंशंस। कीपिंग विंडोज़ एंड डोर्स क्लोज ड्यूरिंग हाई पोलन काउंट डेज। अब जब एयर में पोलन्स का कंटेंट ज़्यादा हो, मीन्स कि जैसे बाहर वगैरह का मौसम आ जाए, तो ये बेटर है कि अपनी विंडोज़ और डोर को क्लोज रखा जाए ताकि पोलन से एक्सपोजर बहुत कम हो। यूजिंग एयर कंडीशनिंग एंड एयर फिल्टर टू क्लीन द एयर इंडोर्स। अब एयर को क्लीन करने के लिए हमें एयर फिल्टर वगैरह यूज़ करने चाहिए ताकि एयर के अंदर जो है वो पोलन्स का और डस्ट पार्टिकल का कंटेंट जो है वो कम हो। वेयरिंग अ मास्क व्हेन गार्डनिंग और डूइंग आउटडोर। बाहर जाते हुए या फिर गार्डनिंग वगैरह में प्लांट्स को प्लांटिंग करते हुए, वाटरिंग करते हुए मास्क का यूज़ करना चाहिए ताकि पोलन से एक्सपोजर कम हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डस्ट एलर्जी। Dust allergy is a common type of allergy caused by exposure to dust mites, teeny creatures that live in dust। अब डस्ट एलर्जी क्या होती है? जब हमारा एक्सपोजर होता है, किससे होता है? डस्ट माइट से। अब डस्ट माइट क्या होते हैं? स्मॉल एनिमल्स, बहुत स्मॉल होते हैं जो कि हमारे डस्ट में ग्रो करते हैं और हमारे ये घरों में प्रेजेंट होते हैं। डस्ट माइट्स आर फाउंड इन होम्स, घरों में हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे हो सकते हैं सच एज होटल्स और स्कूल्स वगैरह में। काजेज़ क्या हैं? डस्ट माइट्स थ्राइव इन वार्म ह्यूमिड इन्वायरमेंट सच एज बेडिंग, कारपेटिंग। अब ये डस्ट माइट कहाँ पे ग्रो होते हैं? जहाँ पे इनको डस्ट प्रेजेंट हो, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि थोड़ी सी वहाँ पे ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और जो इन्वायरमेंट है वो वार्म होना चाहिए। जैसे कि हमारे बेड वगैरह में अगर बेड के ऊपर डस्टिंग हम नहीं करते और उसके ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा जमा हो गई है और वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो वार्म है, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में जब हम वॉश ना करें बेड के कपड़ों को, अपने घर के कपड़ों को अच्छे से हम वॉश नहीं करते, तो इससे क्या होता है कि उनके ऊपर डस्ट होती है और गर्मियों में टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे क्या होता है कि डस्ट माइट पार्टिकल जो हैं वो डस्ट वाली जगह पे और वार्म जगह पे ग्रो करते हैं, जिससे वो एलर्जी काज करते हैं। जैसे हमारी स्किन पे अक्सर गर्मियों में ख़ारिश वगैरह हो जाती है, ये डस्ट माइट की वजह से होता है। व्हेन दीज आइटम्स आर डिस्टर्ब डस्ट माइट पार्टिकल्स बिकम एयरबोर्न काजिंग एलर्जी सिम्टम। अब क्या होता है कि बेड के ऊपर हमने डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट थे, ह्यूमिडिटी भी थी, नमी वाली हवा थी, तो इससे क्या होगा कि डस्ट माइट पार्टिकल जो ग्रो करने लगे। हमने क्या किया, हमने जब उसकी डस्टिंग की और तो इस तरह से वो जो माइट पार्टिकल हैं वो बेड से हमारे
एयर में इंक्लूड हो गया। अब ये है कि हमें डस्टिंग रेगुलर करनी चाहिए कि डस्ट माइट पार्टिकल जो हैं वो उनकी ग्रोथ ही ना हो। अगर हम काफ़ी दिनों बाद बेड वॉश करेंगे, कवर जो हमारे होंगे टेबल्स वगैरह के, हम घरों के कपड़े वगैरह बहुत टाइम के बाद अगर हम उनको वॉश करेंगे, और वॉश भी नहीं बल्कि उनको हम झाड़ेंगे, उनकी झाड़ पोंछ करेंगे, तो इससे क्या होगा कि वो डस्ट माइट पार्टिकल ग्रो कर चुके हैं, वो एयर में इंक्लूड हो जाएंगे। अगर हम उनको टाइम से, बहुत ज़्यादा टाइम अभी नहीं हुआ और वो बहुत ज़्यादा गंदे भी नहीं हुए, बिल्कुल नीट ही थे, और हमने उनको टाइम से वॉश किया है, बजाय इसके कि हम उनको झाड़ पूंछ करते हैं, हमने उनको वाटर से, पानी से, गर्म पानी से ख़ास तौर पर उनको वॉश किया है, तो इससे क्या होता है कि डस्ट माइट की ग्रोथ ही नहीं होती। तो इस तरह से हम डस्ट माइट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके सिम्टम में हम देख लेते हैं। सिम्टम ऑफ डस्ट एलर्जी कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल सेंसिटिविटी टू डस्ट माइट। सेम वही बात आ गई कि इंडिविजुअल जो है वो किस तरह का, उसका इम्यून सिस्टम किस तरह का है, आया वो स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम रखता है या फिर वीक। कॉमन सिम्टम इंक्लूड, कॉमन सिम्टम में हमारे पास क्या आ जाएगी, कफिंग आ जाएगी, खांसी वगैरह आ जाएगी, पोस्ट नेज़ल ड्रिप आ जाएगी हमारे नेज़ल कैविटी की, अस्थमा आ जाएगा हमारे पास, इची और वाइटरी आइज़, आंखें खिंची खिंची हमारी, और आंखों से पानी का बहना वगैरह, और सांस की तंगी वो हमारी अस्थमा में आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रीटमेंट। देयर आर सेवरल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर डस्ट एलर्जी दैट इंक्लूड्स एलर्जी मेडिकेशंस, इम्यूनोथेरेपी और अवॉइडिंग एक्सपोजर। इसमें जो सबसे लास्ट वाली है अवॉइडिंग एक्सपोजर, ये बिल्कुल एक जो है सादा सी चीज़ है कि हम जो है एक्सपोजर से अवॉइड करें, हम मास्क वगैरह लगाएं, बहुत ज़्यादा जहाँ धूल मट्टी हो वहाँ ना जाएं, और अगर डस्टिंग करें तो उस दौरान डस्टिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें कपड़ा गीला करके टेबल्स वगैरह को साफ़ करना चाहिए। इससे ये होता है कि डस्ट पार्टिकल जो हैं वो उड़ते नहीं हैं, आपका एक्सपोजर उनसे बहुत कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं प्रिवेंशन। वॉश बेडिंग वीकली, वॉशिंग बेडिंग in hot water every week at least 130 Fahrenheit to kill dust mites and remove allergens। अब ये कि हमें बेड वगैरह वॉश करने चाहिए, कवर वगैरह वॉश करने चाहिए, किस टेम्परेचर पे इनको कैसे वॉश करना चाहिए, इनको हॉट वाटर में वॉश करना चाहिए, उसका टेम्परेचर कितना हो, 130 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। अब इससे क्या होगा, 130 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे जो डस्ट माइट्स हैं उनकी डेथ कॉज हो जाएगी। उसके बाद डस्टिंग सरफेस विद अ डैम्प क्लॉथ और माइक्रो फाइबर क्लॉथ टू ट्रैप डस्ट रेदर देन डिस्पर्सिंग इट इनटू द एयर। सेम वही बात रिपीट हो रही है कि हम जो है डस्टिंग करते हुए हम क्या करें, हम जो है वो वेट क्लॉथ को यूज़ करें ताकि वो जो है डस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्व करें, ना कि उनको एयर में ऐसे ही एयर में जाने दिया जाए। क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल जो हैं वो एयरबोर्न पार्टिकल जब बनेंगे तो तब उनमें डस्ट माइट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि बाद में एयरबोर्न बन जाएंगे, और इस तरह से जब उस एयर को हम इनहेल करेंगे तो वो डस्ट पार्टिकल जो है वो एलर्जी कॉज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेंटेनिंग लो ह्यूमिडिटी। मेंटेनिंग लो ह्यूमिडिटी लेवल्स इन होम टू डिस्करेज डस्ट माइट ग्रोथ। एयर कंडीशनर कैन हेल्प इन कीपिंग ह्यूमिडिटी लो। अब ये कि हमने एयर की ह्यूमिडिटी को लो रखना है। अब इसमें हमारी हेल्प कौन करेगा, एयर कंडीशनर जो है। ह्यूमिडिटी मीन्स कि एयर के अंदर हवा का कंटेंट, जैसे कि हम वाटर कूलर्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो हमें उससे हमें जो एयर मिल रही होती है वो ह्यूमिड होती है, उसके अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो हमने इस चीज़ से अवॉइड करना है। क्योंकि एयर की जो ह्यूमिडिटी है ये भी डस्ट माइट की ग्रोथ में हेल्प करती है, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करती है। वैक्यूम रेगुलरली, वैक्यूम कारपेटिंग रिमूव सरफेस डस्ट यूजिंग वैक्यूम क्लीनर विद HEPA फिल्टर कैन रिड्यूस हाउस डस्ट एमिशन। ठीक है, अब हाउस डस्ट की जो एमिशन है उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है, हमने वैक्यूम को यूज़ करना है, वैक्यूम क्लीनर विद HEPA फ़िल्टर। ये बेटर फ़िल्टर हैं, बेहतर फ़िल्टर हैं, किस चीज़ के लिए, वैक्यूमिंग के लिए, ये कारपेट वगैरह को साफ़ करने के लिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर एरोबायोलॉजी से रिलेटेड। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को कि हम जो एरोबायोलॉजी है उसमें एयर के पार्टिकल्स को हम डिस्कस करते हैं। वो पार्टिकल जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, अब वो कहीं से भी एयर में आ सकते हैं, डस्टिंग से आ सकते हैं, कोई भी सोर्स हो सकता है उनका, प्लांट से जैसे पोलन्स आ जाते हैं, इस तरह डस्ट पार्टिकल जो हैं वो सॉइल से या फिर डस्टिंग वगैरह से वो एयर के अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं। अब उनकी वजह से जो डिजीज़ काज होंगी तो हम वो जो है बॉडी में, ह्यूमंस में एलर्जी वगैरह कॉज करेंगी। हम कह सकते हैं कि वो एयरबोर्न पार्टिकल जो थे उन्होंने ह्यूमंस में एलर्जी कॉज की। उनको दो इसकी जो है मेन इसकी कैटेगरीज थी, पोलन वाली और डस्ट एलर्जी। ठीक है, ये
जो पोलन एलर्जी और डस्ट एलर्जी हैं ये कॉमन एलर्जीज़ हैं जो प्रेजेंट होती हैं मोस्टली। तो हमने इनको डिस्कस किया। अब लेक्चर में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, किसी टर्म की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आपको एज़ सुन एज़ पॉसिबल रिप्लाई दे दिया जाएगा। जज़ाकिल्लाहु खैरा।